heading the rolling motion. Now, in rolling motion, what we observe is that when a body has both translatory as well as rotational motion, then that motion is known as a rolling motion. Suppose I have a body, and this body is of, let us say, mass capital M, and this is a solid body. Radius of this body is, let us say, capital R. Right now we give translatory motion to this body, तो हम इस body को right now translatory motion प्रोवाइड करते हैं. तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या नोटिस करेंगे कि जब मैं ये बॉडी को मूव कराऊंगा तो इस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी. सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे. फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. This is your point O, and this point O is the center of mass of the body. Means ये वो point है जहाँ पे सारी body का जो mass है वो concentrate कर रहा है. And a point E, which is somewhere inside the body at a distance small r. तो ये मेरे पास अलग अलग points हैं. Now what I do is I give a velocity v to this body. तो मैंने इस body को v velocity दी, तो इसका center of mass, ये particle A, ये particle B, ये particle C, ये particle D, ये particle E, ये सब A की velocity से आगे जा रहे हैं. All these particles are moving forward with the same velocity. तो ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है. ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, आप एक बॉडी को मोशन देते हो और उस बॉडी का साइज बड़ा है और उस बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं, ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं एट अ गिवन इंस्टेंट, उन सब की वेलोसिटी सेम है. एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, हियर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, which will be equal to half m into v square, and the body is moving with the velocity v. तो ये half m v square ये body की kinetic energy है. Now if I take the same body and I rotate it, I just rotate it, so I have this same body of mass capital M, and its radius is capital R, and I rotate this body about its center of mass. तो ये जो बॉडी है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं ये बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो आई रोटेट द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. तो ये जो पॉइंट O है, दिस पॉइंट O इज योर सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे सारी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है. और मैंने इसको फिक्स पॉइंट ले लिया और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट मैं बॉडी को रोटेट कर रहा हूँ. सो हेयर वी हैव नाउ रोटेशन मोशन. नाउ दिस इज योर प्योर रोटेशनल मोशन बिकॉज आपने ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को फिक्स किया हुआ है. दिस पॉइंट इज फिक्स्ड. नाउ हेयर आई टेक अगेन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी. तो सेम बॉडी थी जो पहले ट्रांसलेटरी कर रही थी, अब आप उसको रोटेट करवा रहे हो. तो आप अब यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हो A, B, C, D, एंड एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे इनसाइड ले लिया E, एंड दिस पॉइंट इज लेट अस से एट अ डिस्टेंस स्मॉल r. नाउ हेयर इफ आई नोटिस, what I will observe is that when there is rotation, different points of the body are moving with different velocity. Different points की velocity different है. For example, अगर मैं यहाँ पे point A पे देखूँ तो point A पे जो velocity होगी VA, that will be directed towards the tangent. Point B पे velocity देखूँ तो point B पे जो velocity होगी VB,
दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट। पॉइंट सी पे मैं वेलोसिटी देखूं तो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी होगी वी सी, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट। एंड पॉइंट डी पे जो वेलोसिटी होगी वी डी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेंजेंट। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। एंड किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आर इनटू ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। जब एक रिजिड बॉडी घूम रही है तो रोटेशनल मोशन में एवरी पॉइंट विल हैव सेम ओमेगा एट अ गिवन इंस्टेंट। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का ओमेगा एट अ गिवन इंस्टेंट सेम है। अब यहाँ पे ये जो v है दैट इज आर ओमेगा, बट व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिक्स पॉइंट से या एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप जिस पॉइंट को पढ़ रहे हो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे आर है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी पे जो मैग्नीट्यूड होगा, सी पे जो मैग्नीट्यूड होगा और डी पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। दैट विल बी आर इनटू ओमेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स राइट नाउ मैं जो ले रहा हूं उनका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो ये जितने भी पॉइंट्स ए बी सी डी मैंने देखे, इनकी वेलोसिटी जरूर अलग अलग है क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इन सबकी सेम है। लेकिन अगर मैं ई पार्टिकल को नोटिस करूं, अगर मैं ये ई वाला पार्टिकल लूं, तो ये जो ई पार्टिकल है इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वो स्मॉल आर है और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आर ओमेगा। तो इसका मतलब हर पॉइंट का अगर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट चेंज होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या करेगी? चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये जो मोशन है ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन। इसमें अगर मैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को निकालना चाहता हूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है और हर पॉइंट अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पर सारी बॉडी का एक ही एंगुलर वेलोसिटी है और वो है ओमेगा। अब ये दो अलग अलग मोशन है, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेशनल। अगर एक बॉडी में मैं ये दोनों मोशन एक साथ दे दूं, इफ आई प्रोवाइड अ बॉडी, इफ आई गिव अ बॉडी बोथ द मोशन साइमल्टेनियसली, देन दैट मोशन विल बिकम अ रोलिंग मोशन। वो जो मोशन है वो रोलिंग मोशन हो जाएगा। यहां पे आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो ट्रांसलेटरी मोशन मैं नोटिस कर रहा हूँ इसमें सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैंने सेंटर ऑफ मास को फिक्स पॉइंट लिया हुआ। तो ये मेरा जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास, मैंने सेंटर ऑफ मास को फिक्स पॉइंट लिया हुआ। तो यहाँ पे मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ही सारी बॉडी घूम रही है। तो सेंटर ऑफ मास हियर इज एट रेस्ट और ट्रांसलेटरी मोशन में मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? v। अब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर रहा हूं और जब मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे को अब रोलिंग मोशन मिलेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंबाइनिंग बोथ। अगर मैं इन दोनों मोशन को कंबाइन कर दूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को जो गिवन मोशन मिलेगा वो मोशन मेरा कौन सा मोशन हो जाएगा? दैट मोशन विल बी माय रोलिंग मोशन। तो ये मेरा रोलिंग मोशन है जो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लूँ, ये बॉडी है, इसका मास m है, सेम वही बॉडी जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। इस बॉडी का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ये जो आपका O है पॉइंट, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। और जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं A, B, C, D, लेटे से एक पॉइंट यहाँ पे आ गया E। तो ये बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स हैं और अब आपके पास दोनों मोशन को आपने इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो अगर आपने दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट ए अगर आप उसको नोटिस करो तो उसमें दो वेलोसिटीज आ गई।
एक ट्रांसलेटरी मोशन वाला v और दूसरा आपका रोटेशनल मोशन वाला va, ये va और ये v, और इन दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम है। अगर मैं b को देखूं तो b में ट्रांसलेटरी मोशन वाला v और रोटेशनल मोशन वाला vb, ये vb, ये आ गया vb। और अगर मैं अब ये C पॉइंट को देखूं तो ये जो C पॉइंट है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन के अकॉर्डिंग v एंड रोटेशनल मोशन के अकॉर्डिंग vc, और मैं देखो साथ में डायरेक्शंस भी ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। बॉडी को आप क्या कर रहे हो, आगे भी भेज रहे हो और घुमा भी रहे हो, तो ये सारे, ये दोनों मोशन को कंबाइन कर दिया आपने, तो अब ये दोनों मोशन कंबाइन हो गए। एंड अगर मैं यहां पर D पॉइंट को देखूं तो D पॉइंट अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेटरी मोशन आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v एंड अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मोशन इसकी जो टेंडेंसी है वो अलोंग द टेंजेंट। तो ये मेरे पास गिवन वेलोसिटीज हैं डिफरेंट पॉइंट्स की, और अगर आप ध्यान से देखो तो अब A B C D का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी अलग हो गया। देखो A में दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, B में वेलोसिटी कंपोनेंट्स 90 डिग्री पे ऐड हो रहे हैं, C पे तो वेलोसिटी कंपोनेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो हर पॉइंट पे अब मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया और डायरेक्शन भी अलग अलग आएगी। रोलिंग मोशन कॉम्प्लेक्स हो गया। रोलिंग मोशन वो मोशन है जिसमें दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनल, और जब ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों एक साथ होंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि आपके पास वो जो बॉडी जिसको आप नोटिस कर रहे हो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी। और ये जो आपका सेंटर ऑफ मास है, ये जो आपका पॉइंट O है, ये जो आपका गिवन सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो ये आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, तो सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये देखो ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v, एंड रोटेशन के हिसाब से तो इट वाज एट रेस्ट। बट ये बॉडी जो है ये इस पूरे सिस्टम के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बॉडी इस पूरे सिस्टम के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो क्या है, v है। ये सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है क्योंकि दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, तो आपका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब अगर मैं ये a वाली वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ये वाले पार्टिकल, तो ये दोनों दोनों ऐड हो गए, और यहाँ पे अगर देखूं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का सम है, दैट इज v स्केयर प्लस vb स्केयर अंडर रूट। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें भी 90 डिग्री, दैट इज v स्केयर प्लस vd स्केयर अंडर रूट। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो v माइनस vc, तो यहाँ पे ये मेरी वैल्यूज हैं। नाउ व्हेन आई स्टडी दिस रोलिंग मोशन देयर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। जब मैं ये रोलिंग मोशन पढ़ूंगा तो यहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस हैं, देयर आर 3 केसेस विच आर पॉसिबल। केस 1 is that the value of V is greater than Vc, and I am focusing at this point C, that is the bottommost point, the point which will touch the ground. जब कोई बॉडी रोल करेगी तो आप उसमें नोटिस करोगे जैसे कार का व्हील है, तो जब वो कार का व्हील आगे जा रहा है तो रोलिंग मोशन है, वो घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो उसमें रोटेशनल मोशन भी और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो वो जो व्हील है उसका जो सबसे बॉटम पॉइंट वो ये सी हो गया, जो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो अगर मैं जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है सी, अगर उसको ध्यान से देखूं तो यहां पे 3 बातें हो सकती हैं। पहला, V इज ग्रेटर देन VC, और V इज ग्रेटर देन VC का क्या मतलब हुआ कि आपका जो V है दैट इज ग्रेटर देन R ओमेगा, क्योंकि ये देखो मैंने ये वैल्यू निकाली थी, इन सब की वैल्यू R ओमेगा है, तो योर V इज ग्रेटर देन R ओमेगा। अगर आपका V R ओमेगा से बड़ा होगा
V ग्रेटर देन VC होगा, अगर आपके पास ये चीज होगी, ये V ग्रेटर देन VC, तो आप ध्यान से नोटिस करो जो C पॉइंट है उसमें किधर को जाने की टेंडेंसी होगी, राइट साइड। पॉइंट C में दो दो वेलोसिटीज हैं, पॉइंट C आगे भी जाना चाहता है, पॉइंट C पीछे भी जाना चाहता है। तो जब पॉइंट C आगे भी जाना चाहता है, पॉइंट C पीछे भी जाना चाहता है, तो उस टाइम जो पॉइंट C होगा वो क्या करेगा, अगर VC से बड़ा होगा, स्लाइड करेगा। किधर को स्लाइड करेगा? टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो हम यहां पे क्या नोटिस करेंगे कि पॉइंट C हैज टेंडेंसी टू स्लाइड फॉरवर्ड। पॉइंट C में फॉरवर्ड स्लाइड करने की टेंडेंसी है। स्लाइड मतलब ये जो गिवन पॉइंट है, ये जो सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड करेगा। जैसे एक बॉक्स होता है, आप उस बॉक्स को धक्का मारोगे तो वो सरफेस पे क्या करता है, स्लाइड करता है। तो ये क्या करेगा, पॉइंट C के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, स्लाइड करेगा। बॉडी गोल तो घूमेगी, आगे भी जाएगी, पर पॉइंट C की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इस गिवन सरफेस पे आगे की तरफ क्या करे, स्लाइड करे। नाउ सेकंड केस is that your V is less than VC। अगर V VC से कम होगा फिर क्या होगा? हाँ जी, यहां पे देखो, अगर V VC से कम होगा तो VC ज्यादा हो गया, तो नेट जो वेलोसिटी आएगी पॉइंट C की वो किधर को आएगी, लेफ्ट साइड, बैक साइड, बैकवर्ड्स। तो बॉडी में पॉइंट C में जो पॉइंट C ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी टेंडेंसी किधर को जाने की होगी, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट इज बैकवर्ड्स। क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना आपका, सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है, तो वो कहाँ जा रहा है, आगे, तो उसको मैंने फॉरवर्ड मान लिया। तो पॉइंट C हैज टेंडेंसी टू स्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज इट हैज टेंडेंसी टू स्लाइड बैकवर्ड्स। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे कि अगर जो V है दैट इज लेस देन VC, देन पॉइंट C हैज टेंडेंसी to slide backwards. Now, if my third case is that both V and VC are equal, तो अगर ये दोनों V और VC इक्वल होंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो पॉइंट C होगा दैट विल बी एट रेस्ट। ये जो पॉइंट C होगा दैट विल बी एट रेस्ट, दैट इज इट हैज no tendency to either move towards right, it has no tendency to move towards left. The point has no tendency to move either towards right or towards left. The point is momentarily at rest. अब आप कहोगे momentarily कैसे, जब कोई बॉडी घूम रही है तो ये जो पॉइंट C है जो अभी आपको नजर आ रहा है वो अगले ही इंस्टेंट ऊपर चला जाएगा और उसकी जगह एक नया पॉइंट आ जाएगा। फिर वो जो पॉइंट नीचे टच कर रहा है वो फिर ऊपर चला जाएगा, उसकी जगह फिर एक नया पॉइंट। तो हर वो पॉइंट जो नीचे आएगा, हर वो पॉइंट जो नीचे ग्राउंड को टच करेगा उसकी वेलोसिटी जब वो ग्राउंड को टच करेगा क्या होगी, 0। लेकिन वो पॉइंट हर इंस्टेंट बदलता जाएगा। जैसे अभी जो पॉइंट टच कर रहा है अगले इंस्टेंट वो पॉइंट वहां नहीं रहेगा, उसकी जगह नया पॉइंट आ जाएगा। मतलब वो जो बॉडी है, बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स आते रहेंगे और हर पार्टिकल जब पॉइंट C पे आएगा, तो जब भी पॉइंट C पे आएगा उस टाइम उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली 0। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब आप क्या नोटिस करोगे कि एट द इंस्टेंट पार्टिकल रीचेस C, it comes at rest. तो जब पार्टिकल C पे पहुंचेगा तो it will come at rest. So this means that at the instant particle reaches point C, it comes at rest. This particle has no tendency to slide. इस पार्टिकल में स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं है। And this case 3
this case 3 is known as pure rolling motion. This is known as pure rolling motion. प्योर रोलिंग मोशन का मतलब बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्लाइड करने की टेंडेंसी ही नहीं है. और प्योर रोलिंग मोशन कब होगा? जब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो स्लाइड करेगा ही नहीं, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ. आगे की तरफ कब स्लाइड करेगा? जब v जो है वो vc से बड़ा है. अच्छा, v vc से बड़ा कब होगा? v vc से बड़ा तब होगा जब v जो है वो r ओमेगा से बड़ा है. और v vc से छोटा कब होगा? v vc से छोटा कब होगा? जब v r ओमेगा से छोटा है. पर v vc के इक्वल कब होगा? जब v और r ओमेगा क्या है? सेम है. तो व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां पे हमने क्या नोटिस किया? व्हेन v इज इक्वल टू r ओमेगा, we have pure rolling motion. We have pure rolling motion. तो जब हमारा जो गिवन v है वो r ओमेगा होगा तो अब हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन होगा. अब यहां पे एक बात नोटिस करो, v जो है वो r ओमेगा हो गया, और यहां पे ये जो va, vb, vc और vd ये क्या है? ये r ओमेगा है. तो r ओमेगा v हो गया. तो यहां पे देखो ये va भी v हो गया, और अगर ये va v हो गया तो यहां पे इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ v. तो अगर मैं प्योर रोलिंग मोशन की बात करूं, प्योर रोलिंग मोशन की अगर मैं बात करूं, अब मैं प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूं, तो जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो आपका va जो r ओमेगा है वो v के इक्वल हो गया. तो ये जो आपका va, ये जो va ये किसके इक्वल था? r ओमेगा. ये किसके इक्वल हो गया? v के. तो अगर वो v के इक्वल हो गया तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों v हो गए, और अगर ये दोनों v हो गए तो ये वेलोसिटी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ v. यहाँ पर ये दोनों v कैंसिल हो गए तो आपकी वेलोसिटी मोमेंटरली क्या होगी? 0. यहाँ पर ये vb भी v के इक्वल हो गया तो आपकी जो नेट वेलोसिटी आई वो इसका रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट क्या बनेगा आपके पास? √2v. कैसे √2v? v स्केयर प्लस v स्केयर अंडर रूट, तो दैट इज √2v. यहां पे देखो ये vd, तो ये दोनों यहां पे आपके पास, तो ये जो आपकी वेलोसिटी आई एट पॉइंट d दैट इज ऑल्सो √2v. तो ये भी आपके पास √2v आ गई. तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि आपकी वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, और अभी भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग है. टॉप मोस्ट पॉइंट इज एट हाईएस्ट वेलोसिटी. टॉप मोस्ट पॉइंट, ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट इज एट हाईएस्ट वेलोसिटी, एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट. बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट, और ये बॉडी घूमती रहेगी. तो ये जो पॉइंट ए है, कुछ देर बाद ये पॉइंट ए पे जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल पॉइंट ए पे है, कुछ देर बाद वो नीचे आ जाएगा, और जो पार्टिकल पॉइंट सी पे है कुछ देर बाद वो ऊपर चल जाएगा. तो जब बॉडी घूम रही है तो जो पार्टिकल नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और जब वो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, और जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. कौन सा मोशन? प्योर रोलिंग मोशन. प्योर रोलिंग मोशन. और अगर अब मैं सेंटर ऑफ मास को ध्यान से देखूं, ये देखो सेंटर ऑफ मास को जरा ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? v है. और प्योर रोलिंग मोशन में जो v था वो किसके इक्वल था? v जो था वो r ओमेगा के इक्वल था. जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? r ओमेगा. सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगा? r ओमेगा. तो व्हेन यू हैव अ प्योर रोलिंग मोशन, द सेंटर ऑफ मास will be moving forward with the velocity of r omega, where what is r? Size of that rolling body, radius of that rolling body. What is omega? Angular velocity provided to that rolling body. उस रोलिंग बॉडी को जो एंगुलर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की है. आप कभी नोटिस करो जब आप किसी
कार में जा रहे हो तो वहां पे जो आपका स्पीडोमीटर वहां पे लगा हुआ है, उसके नीचे ऑडोमीटर लगा हुआ है, अगर आप वो सबको नोटिस करो तो वहां पे आपको वो रेवोल्यूशंस पर मिनट बताता है कि आपकी गाड़ी की कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट है, और फिर साथ में बताता है कि रोटेशंस पर मिनट कितनी है, और साथ में ये बताता है कि आप कितनी स्पीड से आगे जा रहे हो। तो एक वो आपकी क्या नोटिस कर रहा है, घूमने वाली स्पीड मतलब ओमेगा, और उसके बेसिस पे आपको क्या बता रहा है, आगे जाने वाली स्पीड, दैट इज वी। आगे जब आप जा रहे हो तो आपके व्हील के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग है, तो आप फिर किस वेलोसिटी से आगे जा रहे हो, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। आपकी वेलोसिटी हर वक्त थोड़ी ना बदल रही है, आप तो एक ही वेलोसिटी से आगे जा रहे हो। आप जिस वेलोसिटी से आगे जा रहे हो वो कौन सी वेलोसिटी है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील की वेलोसिटी है। और सेंटर ऑफ मास ऑफ द व्हील की वेलोसिटी कितनी होगी, आर ओमेगा होगी। ओमेगा क्या है, जो आपने उस गाड़ी को रोटेशन दी। पर ये तब होगा जब प्योर रोलिंग मोशन होगा। अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं है तो रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा। रिजल्ट्स में क्यों फर्क पड़ेगा, अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं है तो आपका जो v है और vcm वो इक्वल नहीं होंगे, और v जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और जो आपका गिवन v है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और वो आर ओमेगा जो है वो बॉटम पार्टिकल की वेलोसिटी है। अगर बॉटम पार्टिकल की वेलोसिटी आर ओमेगा और v इक्वल होंगे तो उस टाइम दिस होल सिस्टम इज इन प्योर रोलिंग मोशन। तो हमने यहाँ पे अब ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास प्योर रोलिंग मोशन होगा तो ये जो प्योर रोलिंग मोशन है, अगर इस प्योर रोलिंग मोशन में ये जो बॉडी है इसका मास m है, और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है ये लेटिस से रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास आपका जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा है दैट इज vcm, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा प्योर रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। और जब प्योर रोलिंग मोशन होगा उस केस में जो पॉइंट बॉटम पे होगा उसकी वेलोसिटी 0 है, और जो पॉइंट टॉप पे होगा उसकी जो वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ v मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा होगी। ट्वाइस ऑफ v का मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर ओमेगा होगी, और किधर को डायरेक्टेड होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये सेंटर ऑफ मास, लेकिन हमने सेंटर ऑफ मास पे फोकस करना है। सेंटर ऑफ मास पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो वेलोसिटी है जिससे पूरी बॉडी आगे जा रही है। इस पूरी बॉडी को अगर आप सिर्फ एज अ ट्रांसलेटरी मोशन देखना चाहते हो कि हम आगे कितना जा रहे हैं, तो आगे कितना जा रहे हैं वो हमने कहा था कि ट्रांसलेटरी मोशन में हम आगे कितना जा रहे हैं, एक बड़ी बॉडी को जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है वो क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास मेरे को बताएगा कि मैं आगे कितनी वेलोसिटी से जा रहा हूँ, और मैं आगे जा रहा हूँ कितनी वेलोसिटी से, आर ओमेगा से, अगर प्योर रोलिंग मोशन। और अगर मैं यहाँ पे देखो ओमेगा बदलने लग जाऊं, अगर मैं अपनी ओमेगा को चेंज करूं, तो देखो अगर मैं ओमेगा को चेंज करूं तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द रिलेशंस विद टाइम, तो ये डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आर तो आपका रेडियस है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो अब मैं ये देखो ओमेगा को विद टाइम चेंज कर रहा हूँ, तो जब ओमेगा को विद टाइम चेंज कर रहा हूँ तो मेरी जो गिवन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, and acceleration of center of mass will be equal to r alpha, where alpha is what, that is your angular acceleration। तो alpha जो है वो आपका क्या है, angular acceleration। और ये जो angular acceleration अगर इसको निकालना है तो हमने स्टडी किया है कि टॉर्क के कारण angular acceleration आता है। You get angular acceleration due to the torque, and torque is I into alpha। So what will be the value of alpha, that will be torque over your movement of inertia। तो अल्फा जो होगा दैट विल बी टॉर्क इनटू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब ये बॉडी घूमती हुई आगे जा रही है तो ये घूमती हुई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द व्हील है उसके अबाउट आई लूंगा। तो टॉर्क का मतलब हो गया, टॉर्क का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, आप रोटेशन को बदल रहे हो, आप ओमेगा को बदल रहे हो। ओमेगा को बदलने के लिए आप बॉडी पे क्या लगाओगे,
टॉर्क लगाओगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा को बदलने के लिए जब टॉर्क लगाओगे तो अल्फा आएगा, वो अल्फा आपके ओमेगा को चेंज करेगा। अगर वो अल्फा आपके ओमेगा की डायरेक्शन में आएगा तो आपकी जो रोटेशन है वो बढ़ती जाएगी। आपने ब्रेक लगा दी, आपने ब्रेक लगा दी, तो टॉर्क आपके ओमेगा के ऑपोजिट होगी, अल्फा आपके ओमेगा के ऑपोजिट आएगा, तो आपकी जो ओमेगा की वैल्यू है बढ़ने की जगह कम हो जाएगी और अल्टीमेटली आप रेस्ट पे आ जाओ। तो ये बात अब हमने समझना है। और ये सब चीजें कब एप्लीकेबल हैं? जब हमारा मोशन प्योर रोलिंग मोशन है। जब मेरा मोशन प्योर रोलिंग मोशन है तो मेरी जो बॉडी के आगे जाने वाली वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, और मेरी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है, मेरी बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा है। तो व्हेन यू हैव अ बॉडी मूविंग इन प्योर रोलिंग मोशन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आर ओमेगा and the acceleration of the body is r into alpha. Omega is the angular velocity and alpha is the angular acceleration. अब यहां पे अगर मैं इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, तो अगर मैं रोलिंग बॉडी, अगर मैं ये रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो देखो इसमें दोनों मोशंस चल रहे हैं। कौन से दोनों मोशन चल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के हिसाब से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्केयर, और v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। v किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास। एंड रोटेशन के हिसाब से इसकी जो गिवन काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्केयर, फिर आई इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आप देख लोगे, अगर व्हील की बात कर रहे हैं तो व्हील को मैं एक डिस्क की तरह मान के चलूंगा, व्हील को मैं एक डिस्क की तरह मान के चलूंगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मैं क्या लेके चलूंगा? हाफ एम आर स्केयर अबाउट इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप नोटिस करो तो रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेटरी वाली भी है और रोटेशनल वाली भी है। तो बॉडी में बहुत ज्यादा मोशन है व्हेन इट इज रोलिंग। तो रोलिंग बॉडी के अंदर ज्यादा मोशन है क्योंकि दोनों ही यहाँ पे एनर्जीज ऐड हो रही हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो जब भी स्टडी करना है तो अब ध्यान से देखना है। अब देखो, अब जब चैप्टर में कोई भी आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन, तीन मोशन हो गए। पहली चीज, ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा? जब सारी फोर्सेस कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट वन पॉइंट। जब सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं तो फिर टॉर्क नहीं लगेगी, फिर जो बॉडी में मोशन होगा वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होगा। रोटेशनल मोशन कब होगा? व्हेन देयर इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब टॉर्क लगेगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जब टॉर्क लगेगी तब रोटेशन मोशन होगा। और रोटेशन मोशन में एक फिक्स पॉइंट होगा जिसके बाद बॉडी घूमेगी। अब जिस पॉइंट के बाद बॉडी घूम रही है, अगर वो पॉइंट भी आगे जाना शुरू हो गया तो फिर रोलिंग मोशन आएगा। अगर जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही थी, अगर वो पॉइंट आगे जाना शुरू हो गया, वो अपनी पोजीशन बदलने लग गया, तो फिर रोलिंग मोशन हो जाएगा। और डेली लाइफ में जब हम रोलिंग मोशन को देखेंगे तो ये तीन कंडीशंस आएंगी, और इन तीनों कंडीशंस में बॉडी के अंदर आगे जाने को, आगे स्लाइड करने की टेंडेंसी भी है, पीछे स्लाइड करने की टेंडेंसी भी है, और जीरो स्लाइडिंग मोशन भी है। हमने जिस मोशन को पढ़ना है वो कौन सा है? जीरो स्लाइडिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन। और प्योर रोलिंग मोशन में जो हमारी वेलोसिटी है वो आर ओमेगा है, बॉडी की आगे जाने वाली, और बॉडी की आगे जाने वाली एक्सेलरेशन आर अल्फा है। तो देखो ये क्लियर है। नाउ वील बी डिस्कसिंग रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो हम एक बॉडी का रोलिंग मोशन देखेंगे ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, एंड दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मेरे पास लेट अस से एक इंक्लाइन है एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। नाउ लेट अस से आई हैव अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ अ रिंग
or in form of a disc, or in form of a cylinder, or in form of a sphere, क्योंकि ये सारी बॉडीज जो हैं ये प्रॉपर रोल कर सकती हैं। तो ये जो आपकी बॉडी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, ये बॉडी या एक रिंग है, या एक डिस्क है, या एक सिलेंडर है, या फिर एक स्फीयर है। एंड दिस बॉडी इज लेट अस से ऑफ मास m, and its radius is let us say small r. The body का mass m है and radius is small r. Now if I see the forces acting on this body, now if I consider the surface to be smooth, अगर मैं smooth लेके forces को consider करूं, तो मेरे पास जो forces हैं, one is the weight of the body which is acting vertically downwards, and another is the normal reaction which is acting perpendicular to the body. और क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है तो हमने स्टडी किया था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ से पास करेगा, इसके सेंटर से। तो ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन, तो n इज माय नॉर्मल रिएक्शन एंड mg इज द वेट। इफ द सरफेस इज स्मूथ, तो यही दो फोर्सेस हैं एंड बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और इसी पॉइंट के अबाउट बॉडी ने मूव करना है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो अगर सरफेस मेरा स्मूथ है, इफ माई सरफेस इज स्मूथ, what I will notice is that this weight component when broken up, ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा है, तो आपके पास ये जो कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये जो आपका कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा। तो ये जो वेट है मैंने इसको रिजॉल्व कर दिया, तो वेट के दो कंपोनेंट बन गए। तो मैंने वेट इसलिए गुल कर दिया क्योंकि मैंने उसको दो कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी ये देखो सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही हैं, और अगर ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लग रही हैं तो दिस बॉडी विल हैव अ स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं जो इसको टॉर्क प्रोवाइड करके घुमाए। तो हेयर व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट बॉडी इज हैविंग स्लाइडिंग मोशन। बॉडी के अंदर जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? स्लाइडिंग मोशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सरफेस स्मूथ होता तो चाहे आपको रिंग नजर आ रही है, चाहे आपको डिस्क नजर आ रही है, चाहे ये स्फीयर नजर आ रहा है, अगर सरफेस स्मूथ होता तो ये बॉडी ने रोल करके नहीं आना था, ऐसे ही ये सीधी, ये बॉडी ने ऐसा सीधे ही ऐसे स्लाइड करके आना था, ऐसे सीधे। और ये जो पॉइंट है इसने ऐसे ही रहना था, इसी पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट से बॉडी स्लाइड करते हुए नीचे आती। तो रोलिंग मोशन आना ही नहीं था। तो ये नहीं सोचना कि हमेशा रोलिंग मोशन आएगा, हमेशा तो इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास जो सर्फेसेज हैं वो हमेशा ही रफ हैं, तो हमें हमेशा बॉडी रोल करती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर वो सरफेस स्मूथ हुआ तो वो रिंग या डिस्क या सिलेंडर रोल नहीं करेगा, वो क्या करेगा? स्लाइड करेगा। नाउ माय गिवन सरफेस इज रफ, तो यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो रफ है एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सरफेस इज रफ, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ बॉडी हैज टेंडेंसी टू गो डाउन। ये देखो वेट के कारण बॉडी की टेंडेंसी किधर जाने की है? नीचे। तो अगर बॉडी की टेंडेंसी नीचे जाने की है तो क्या होगा? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जिधर को बॉडी की टेंडेंसी है उसके ऑपोजिट, तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। एंड फ्रिक्शन इज अ कंटेक्ट फोर्स, इट ऑलवेज एक्ट्स वेयर द टू बॉडीज आर इन कंटेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो फ्रिक्शन लगेगा वो ये लगेगा, ये आपका फ्रिक्शन लगेगा, और ये जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है ये कंटेक्ट फोर्स है, और ये जहां पे दोनों सरफेस इन कंटेक्ट है वहां लगेगा। अब जरा ध्यान से देखो, बाकी सारी फोर्सेस कहां लग रही थी? ये सारी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे लग रही थी, और अब आप जरा फ्रिक्शन को देखो, ये कहां लगने लग गया? ये वाली जगह पे। तो अब फोर्सेस कंकरेंट नहीं हुई, अब फोर्सेस कंकरेंट नहीं हुई। क्यों नहीं है फोर्सेस कंकरेंट? नाउ फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट। तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं, पर एक फोर्स अलग पॉइंट पे लग रही है, और जब फोर्स अलग पॉइंट पे लग गई तो ये कंकरेंट नहीं है। कंकरेंट होती है जो सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे।
तो अब आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो फ्रिक्शन है इसके कारण टॉर्क लगेगी. So we will observe that due to friction there is torque acting on this body. And what will be the torque? तो ये मेरा फिक्स पॉइंट है. बॉडी जब घूमेगी तो अपने ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, तो बॉडी ये फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमेगी. तो फिक्स पॉइंट से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? आर. तो ये जो आपका टॉर्क है दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ. वेयर व्हाट इज एफ? एफ इज द फोर्स which is providing you torque. And what is r? r is the perpendicular distance on the direction of force. देखो फिक्स पॉइंट से फोर्स के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है. तो टॉर्क हियर इज r एंड f. अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे r को देखो तो आपका r ये ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, और अगर आप f को देखो तो ये f ऐसे इंक्लाइन ऊपर. अगर मैं r क्रॉस f करूं, r क्रॉस f, तो r क्रॉस f, तो रोटेशन देखो कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो बॉडी है इसमें ये जो टॉर्क है, टॉर्क ये जो बॉडी को रोटेशन देगी वो कैसी रोटेशन देगी? एंटी क्लॉकवाइज. तो वी विल ऑब्जर्व दैट द रोटेशन हियर गिवन टू द बॉडी विल बी एंटी क्लॉकवाइज. तो बॉडी को जो रोटेशन मिलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से बॉडी विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रोटेट करेगी. और एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आ रही है? बिकॉज ये देखो टॉर्क है, टॉर्क के कारण क्या जनरेट होगा? अल्फा जनरेट होगा. तो दिस टॉर्क विल जनरेट अल्फा, और ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा. तो हियर दिस टॉर्क विल गिव अस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड ड्यू टू दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज दैट योर गिवन बॉडी विल बी रोटेटिंग विद दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. तो बॉडी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के साथ क्या करेगी? रोटेट करेगी. और ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये आपका सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. तो अब अगर प्योर रोलिंग मोशन है, अगर प्योर रोलिंग मोशन है, तो फॉर प्योर रोलिंग मोशन what we'll observe is that your given acceleration will be equal to r into alpha, where r is the radius and alpha is the angular acceleration. And what will be your angular acceleration? So this torque is equal to I alpha. So from here what we observe is that your alpha will be equal to r into f over I. तो अल्फा विल बी इक्वल टू r इंटू एफ ओवर आई. तो हमारे पास ये जो अल्फा है इसकी जो वैल्यू है दैट इज r इंटू एफ ओवर आई. तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, और ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई. अब अगर मैंने a को निकालना है, a ट्रांसलेटरी मोशन का एक्सेलरेशन है, तो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसलेटरी मोशन ये बॉडी जब नीचे आ रही है तो ये नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन a. और अगर आप इस बॉडी को नीचे आते हुए नोटिस करो तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. अब मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसलेटरी मोशन लगा रहा हूँ, तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू mg sin theta minus force of friction. So that will be equal to mg sin theta minus f. So here what you observe is that this is your given value of the net force acting on the body, and normal reaction will be equal to mg cos theta. तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा. तो ये मेरे पास इक्वेशंस आ गई. ये सारी इक्वेशन, टॉर्क जो लग रही है देखो, नेट फोर्स जो लग रही है देखो, ये आपका टॉर्क है, ये आपका नेट फोर्स है, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है. अब यहाँ पे प्योर रोलिंग मोशन का क्या मतलब है? प्योर रोलिंग मोशन का मतलब है कि आपका ये जो गिवन पॉइंट आप नोटिस कर रहे हो, ये बॉटम पॉइंट, दिस इज एट
मोमेंटल रेस्ट का मतलब ये पॉइंट जब भी आपका व्हील घूमेगा तो ये जो पॉइंट है हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है तो इसके अंदर कोई स्लाइडिंग नहीं है। अब जब स्लाइडिंग नहीं है तो फ्रिक्शन जो है वो आपकी मैक्सिमम नहीं हो सकती। हमने क्या स्टडी किया था कि मेरे पास ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक और सरफेस है, मैं ये ऊपर वाले सरफेस को मूव करना चाहता हूं, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोक रही है। और अगर ये मूव नहीं कर रहा तो अभी जो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है वो कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर फ्रिक्शन अभी जो है वो लिमिटिंग आई ही नहीं। अब मैं इस बॉडी को ऐसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, ये स्लाइड करना शुरू हो गया, तो अगर ये स्लाइड करना शुरू हो गया तो फ्रिक्शन है, लेकिन अब फ्रिक्शन काइनेटिक हो गई है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद चेंज नहीं होने वाली और अब बॉडी में मोशन आ गया। अब यहाँ पे रोलिंग मोशन तो हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, पर वो जो पॉइंट है, पॉइंट जो टच कर रहा है जहां पे फ्रिक्शन है, वो पॉइंट किस पे है, रेस्ट पे है। और अगर वो पॉइंट रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा, और अगर ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा तो ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि लिमिटिंग से कम है। हाँ जी, ये बात समझ में आई है। तो सिंस द पॉइंट टचिंग द इंक्लाइन इज नॉट इन मोशन, तो अगर मैं ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट सी कहता हूं, इफ दिस पॉइंट सी विच इज टचिंग द इंक्लाइन इज एट रेस्ट, व्हाई इट इज एट रेस्ट, प्योर रोलिंग मोशन में स्लाइडिंग मोशन है ही नहीं। सिंस देर इज नो स्लाइडिंग, since there is no sliding, therefore the friction here is static, that is this friction is less than or equal to your maximum friction। ये जो फ्रिक्शन है ये आपके गिवन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, और समटाइम्स ये हो सकता है कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन के जस्ट इक्वल हो, पर उस टाइम भी बॉडी वर्ज टू मूव होगी, बॉडी के अंदर मोशन नहीं आएगा, स्लाइडिंग नहीं आएगी। तो ये जो हमारी गिवन फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, और अगर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू आर नहीं लगा सकता। फ्रिक्शन को मैं इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो फिर फ्रिक्शन को कौन से मेथड से कैलकुलेट करूंगा, ये देखो अल्फा आ रहा है, अल्फा आर एफ आई है, या फिर आप यहां देख लो ये अल्फा आ रहा है, और ये जो अल्फा है आई अल्फा आर एफ के इक्वल है। तो अगर मैं फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन होता है ये कौन सा होता है, मैक्सिमम या काइनेटिक, लेकिन ये स्टैटिक नहीं होता, तो मैं फ्रिक्शन के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। तो फ्रिक्शन मैं कहां से निकालूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टू फाइंड द फ्रिक्शन वी विल यूज इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, your given friction will be equal to I alpha over R. So your friction will be equal to I alpha over R. तो हमारे पास ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, दैट इज I alpha over R। अब ये समझ में आया कि मैंने ऐसे क्यों किया है। देखो लॉज ऑफ मोशन में मैं जब भी पढ़ता था, बॉडी में मोशन होता था, मैं क्या कहता था कि फ्रिक्शन काइनेटिक है, यहां मोशन है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है, यहां मोशन है, ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, स्लाइडिंग नहीं हो रहा, बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, और जब बॉडी स्लाइड नहीं कर रही तो ये जो पॉइंट है ये मोमेंटल एट रेस्ट है। तो फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन तब होता है जब लिमिटिंग या काइनेटिक हो। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, उसकी वैल्यू हर वक्त चेंज होती है, उसकी वैल्यू जो है फिर कैसे डिसाइड करोगे यहां पे, तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से मिलेगी। एंड इफ आई यूज दिस इक्वेशन 2, अगर मैं यहां पे इक्वेशन 2 यूज करूं तो इक्वेशन 2 में जो अल्फा है दैट इज a by r। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 योर अल्फा इज a by r, so this value will be equal to I into a over r square।
तो मैंने इक्वेशन 2 को यूज किया है, 1 एंड 2 दोनों को यूज करके मेरे पास ये रिलेशन आ गया. तो व्हाट आई नोटिस इज दैट योर फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू आई इंटू ए ओवर आर स्क्वायर. तो आपका जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू ए ओवर आर स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो हम फ्रिक्शन को जब कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने याद रखना है कि इन प्योर रोलिंग मोशन फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगेगा. हाँ जी, ये क्लियर है कि प्योर रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल डायरेक्शन नहीं लगेगा. फिर क्या लगेगा प्योर रोलिंग मोशन में? आई ए बाय आर स्क्वायर. वेयर व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज ए? acceleration of the body, and r is the radius or size of the given body which is rolling. Now put this value in equation 3. तो ये वैल्यू को equation 3 में put करो. So here your m into a will be equal to mg sin theta minus I a over r square. तो ये जो वैल्यू है इसको equation 3 में put करो. So from here what you get is that m into a plus I a over r square is equal to mg sin theta, and this value m into a will be equal to 1 plus I over m into r square is equal to mg sin theta. तो ये m cancel हो गया, and the acceleration with which the body will be moving down is g sin theta over 1 plus I over m into r square. तो ये हमारा given acceleration of the body है when the body is coming down and it is having pure rolling motion. तो जब body नीचे आ रही है और body में pure rolling motion है तो ये बॉडी की एक्सेलरेशन है. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग डाउन एंड इंक्लाइन इन प्योर रोलिंग मोशन. तो ये प्योर रोलिंग मोशन में ये आपका प्योर रोलिंग मोशन है जिसमें बॉडी जब डाउन द इंक्लाइन आएगी तो इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, और जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी वो ये वाली फ्रिक्शन एक्ट करेगी. तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट है. If the motion here is a pure rolling motion, then the point which is touching the surface that is momentarily at rest, and if this point is momentarily at rest, the friction here is static friction. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. वाई? बिकॉज स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई. So this friction is less than or equal to the maximum or limiting friction. Now this value of maximum friction is mu into normal direction, and normal direction here is mg cos theta. तो हमारे पास यहाँ पे जो maximum friction है वो mu mg cos theta है. नो डाउट बॉडी में मोशन आ गया है. जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते थे तब बॉडी में जब मोशन आता था तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होती थी, पर यहाँ पे जब रोलिंग मोशन है और वो प्योर रोलिंग मोशन है तो वहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि जो फ्रिक्शन है वो अभी भी स्टैटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है. ये जो फ्रिक्शन है अगर इसको हमने कैलकुलेट करना है तो हमने लास्ट क्लास में रिलेशन लिखा था कि दिस फ्रिक्शन विच इज प्रेजेंट हेयर विल बी इक्वल टू आई इंटू ए ओवर आर स्क्वायर. तो ये हमारी फ्रिक्शन है जो हम ऑब्जर्व करेंगे इन केस ऑफ योर प्योर रोलिंग मोशन, एंड दिस फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा. ये म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल नहीं है, कम है, या आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, या एटलीस्ट उसके जस्ट इक्वल है व्हेन द बॉडी इज एट वर्ज टू मूव. अब यहाँ पे अगर मेरे पास जो गिवन केस है इसमें ए निकालना है तो हमने लास्ट क्लास में प्योर रोलिंग मोशन का ए कैलकुलेट किया था, एंड फॉर प्योर रोलिंग मोशन द वैल्यू ऑफ ए इज एम
it is equal to g sin theta over 1 plus I over m into r square, where r is the radius of the body, I is the moment of inertia of the body about its axis of rotation. तो ये हमारा गिवन एक्सेलरेशन है बॉडी का, जो हम ऑब्जर्व करेंगे व्हेन वी हैव अ प्योर रोलिंग मोशन. पर ये सब तभी है जब प्योर रोलिंग मोशन है. एंड व्हेन योर प्योर रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व्ड, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज आर ओमेगा. जो बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी मतलब जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, दैट इज आर ओमेगा. एंड बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, तो वो सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा. तो ये बॉडी की एक्सेलरेशन है. तो हम ये गिवन वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे. नाउ हेयर व्हेन वी आर स्टडिंग दिस pure rolling motion, if I put the value of acceleration here, what I get is that the value of friction will be equal to I over r square into g sin theta over 1 plus I over mr square. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है यहाँ पुट कर दी. अगर जब मैं ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो देखो ये जो I ओवर आर स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर I, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी रेसिप्रोकल होगा तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में आई था उसको मैंने आर स्क्वायर बाय आई लिख दिया. और अगर मैं ये नीचे ब्रैकेट ओपन कर दूं तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये बन जाएगा जी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर प्लस आई प्लस, अब देखो नेक्स्ट टर्म में आई कैंसिल हो गया और ऊपर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो आपके पास ये जो वैल्यू है बन गई 1/m. ब्रैकेट ओपन करो, देखो आर स्क्वायर अंदर लेके जाओ तो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आई और ये आई कैंसिल हो गया. अगर आप अंदर लेके जाओगे ये वैल्यू को तो इट इज आर स्क्वायर प्लस आई प्लस 1/m. एंड इफ आई टेक द एलसीएम, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो मेरे पास ये एलसीएम जो है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ गया जी साइन थीटा ओवर एंड दिस m, ये जो m है इसको मैं ऊपर ले गया. इफ आई टेक दिस m अप तो मेरे पास यहाँ पे जो गिवन फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू m इंटू जी साइन थीटा ओवर m आर स्क्वायर प्लस आई ओवर आई. और अगर ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये नीचे ये एलसीएम अलग अलग कर दो, तो अगर अलग अलग कर दोगे तो आपके पास ये जो रिलेशन है बन गया एम जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई. So the value of friction here is equal to mg sin theta over 1 plus m into r square over I. तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का. तो दिस इज द फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग मोशन. दोनों रिलेशन करेक्ट हैं, बोथ द रिलेशंस आर करेक्ट. बस ये है कि जो आपका ये पहले वाला रिलेशन है यहाँ पे आपको पहले ए निकालना पड़ेगा, और अगर आप ए बिना निकाले फ्रिक्शन निकालना चाहते हो तो आपके पास जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है वो ये है. तो बोथ द रिलेशंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. यू कैन यूज एनी वन यू वांट. तो आपका जो फ्रिक्शन है वो बन गया एम जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर. एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज. अगेन देखो ये थोड़ा बिगर रिलेशन है. रोलिंग मोशन तभी सॉल्व होगा अगर ये फॉर्मूला लर्न होगा, नहीं तो बार बार ये फॉर्मूला बनाना बहुत डिफिकल्ट है. और अगर ये फॉर्मूला लर्नड है कि रोलिंग मोशन है तो सीधा एक्सेलरेशन निकाल लो, रोलिंग मोशन है तो सीधी फ्रिक्शन निकाल लो. क्योंकि रोलिंग मोशन में अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो फ्रिक्शन जो है वो म्यू इनटू नॉर्मल डायरेक्शन नहीं है,
तो अगर प्योर रोलिंग मोशन है तो जो फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो क्या है, तो वो ये वाली वैल्यू है या फिर ये वैल्यू है, दोनों एक ही मतलब है, बस पहले केस में ए निकालना पड़ेगा, दूसरे केस में बिना ए निकाले आप इसको सॉल्व कर सकते हो. Now here we know that this particular value of friction is less than or equal to your maximum friction because here the friction is static. और क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक है तो ये वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम या जस्ट उसके इक्वल है. तो हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन फ्रिक्शन है दैट इज एम जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर ओवर आई is less than or equal to, now what is maximum friction, mu mg cos theta. So mu mg cos theta is the value of maximum friction. So here mg cancel हो गया, cos theta को दूसरे साइड ले जाओ, तो अगर आप cos theta दूसरे साइड ले गए तो आपके पास आ गया कि mu is greater than or equal to tan theta over 1 plus m r square over I. So what you observe is that for pure rolling motion what should be the value of mu. प्योर रोलिंग मोशन के लिए म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि वी वांट प्योर रोलिंग मोशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू. म्यू कितना होना चाहिए प्योर रोलिंग मोशन के लिए, तो द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर प्योर रोलिंग मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन. तो एक रफ इंक्लाइन पे जो प्योर रोलिंग मोशन है उसमें जो म्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो ये म्यू की वैल्यू है. और अगर आप नोटिस करो तो ये जो आप वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें म्यू जो है ये गिवन रिलेशन से बड़ा है, मतलब tan थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर ओवर आई से बड़ा है. तो दिस मीन्स दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू रिक्वायर्ड फॉर रोलिंग मोशन, minimum value of mu required for rolling motion is tan theta over 1 plus mr square over I. So the value of minimum coefficient of friction, minimum value of mu for pure rolling motion, minimum value of mu for pure rolling motion is how much, is tan theta over 1 plus mr square over I. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें आपको जो म्यू दिया हुआ है वो इस गिवन म्यू से कम है, ये मिनिमम म्यू से कम है, ये जो आपको मिनिमम म्यू यहाँ पे हमने लिखा है, अगर आपके क्वेश्चन में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इस म्यू से कम है तो फिर क्या होगा, तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व रोलिंग विद स्लाइडिंग. नो प्योर रोलिंग मोशन विल बी ऑब्जर्व्ड, रोलिंग विद स्लाइडिंग विल बी ऑब्जर्व्ड. आप रोल तो करोगे लेकिन जो आपका पॉइंट अर्थ को या आपका जो पॉइंट जो इंक्लाइन को टच कर रहा है, आपका जो पॉइंट जो सरफेस को टच कर रहा है वो पॉइंट रोल करने के टाइम सरफेस के अबाउट स्लाइड भी करेगा. तो देयर विल बी रोलिंग विद स्लाइडिंग. इट इज नॉट अ प्योर रोलिंग मोशन. एंड इफ इट इज रोलिंग विद स्लाइडिंग, अगर वो रोलिंग विद स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग शुरू हो गई है, अगर स्लाइडिंग शुरू होगी तो फ्रिक्शन इन दैट केस will be equal to your maximum friction. And if it is maximum friction, then this means that friction in that case will be mu mg cos theta. And acceleration of the center of mass in that case is not equal to r alpha. आपका जो acceleration है वो r alpha के equal नहीं होगा, क्योंकि ये कब equal था, जब pure rolling motion था. तो फिर आपका एक्सेलरेशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो किसके इक्वल होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, म्यू mg कॉस थीटा, ये आपकी फ्रिक्शन है.
divided by m. Downward force minus friction force over mass of the body will give you the acceleration. So this will be the acceleration of center of mass. ये आपके center of mass मतलब body की acceleration होगी. और आपकी body की जो acceleration आएगी उसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो acceleration of the body will be equal to g sin theta minus mu cos theta. तो ये मेरे पास सारी given कंडीशन है जो मैंने रोलिंग मोशन के टाइम याद रखनी है. देखो अगर मेरे गिवन क्वेश्चन में जो मेरा म्यू है, म्यू वो ये जो आप यहाँ पे म्यू मिनिमम को ऑब्जर्व कर रहे हो उससे कम है, तो आपका मोशन प्योर रोलिंग नहीं होगा. आपका मोशन क्या हो जाएगा? रोलिंग विथ स्लाइडिंग. अगर रोलिंग विथ स्लाइडिंग हुआ तो फिर उस केस में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आर अल्फा नहीं होगी. तो अगर सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आर अल्फा नहीं होगी तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो फिर आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी? ई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. सेम वही जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ी हुई है. एंड यहां पर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा. और अगर आपका म्यू जो है क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन में जो म्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू मिनिमम म्यू है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम म्यू है, और मिनिमम म्यू यहाँ पे क्या है? मिनिमम म्यू ये जो हमने यहाँ निकाला है, ये मिनिमम म्यू. तो फिर उस केस में आप क्या नोटिस करोगे? उस केस में आप नोटिस करोगे कि अगर मेरा जो गिवन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरी जो फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू आई ए ओवर आर स्क्वायर, या फिर जो मेरी फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर ओवर आई. मेरी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर. तो ये अगर मेरा म्यू जो है वो मिनिमम म्यू से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू है और ये मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू है. और ये जो आपके गिवन मिनिमम म्यू कौन डिसाइड करेगा? तो मिनिमम म्यू जो है वो आपका डिसाइड करेगा ये रिलेशन tan थीटा ओवर 1 प्लस एम आर स्क्वायर ओवर आई, वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. आपका जो इंक्लाइन प्लेन है उसका कितना एंगल बन रहा है. एंड यहाँ पे देखो एक और चीज़ है, समटाइम्स हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया होगा. तो अगर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दिया होगा तो आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर. तो अगर आई इक्वल टू एम के स्क्वायर तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा ओवर 1 प्लस, अब देखो एम आर स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर, तो एम कैंसिल हो गया तो इट इज सिंपली आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर. तो ये आपके पास एक और रिलेशन आ गया जो अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है तो बनेगा. अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है तो ये रिलेशन भी आप लिख सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे भी ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर. So this is your given relation for your rolling motion to take place, and this will be a case of pure rolling motion. और यहाँ पर आपके पास जो प्योर रोलिंग मोशन है उसमें जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर अल्फा के इक्वल होगा. तो ये दोनों चीजें देखो, मैंने यहाँ पे एक ये फैक्ट लिखा है 1 और मैंने यहाँ पे एक ये फैक्ट लिखा है 2, और ये दोनों फैक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं और दोनों ही रोलिंग मोशन के अलग अलग केस है, और वो केस मुझे पता होने चाहिए जब मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा. देखो ये जो गिवन चैप्टर है ये कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स में रोलिंग मोशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे मोशन इंक्लूडेड हैं.
उसमें ट्रांसलेटरी भी है, उसमें रोटेशनल भी है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। तो अगर एग्जामिनर चाहता है कि एक अच्छा क्वेश्चन बनाए तो वो हमेशा रोलिंग मोशन प्रेफर करेगा। तो ये हमारा गिवन कंसेप्ट है। तो चेक करो ये क्लियर है।